स्टार्ट। आज का हमारा साइंस में विषय है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होती है इसके बारे में अध्ययन की जाएगी। इसमें प्रकाश के परावर्तन की क्या नियम होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण क्या होती है, प्रतिबिंब बनने की क्या क्या स्थितियां निर्मित हो सकती है, इन सब घटनाओं के बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि भौतिकी की वह शाखा, साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिकी के अंतर्गत टॉपिक ले रहे हैं ना, तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, उसके गुण और प्रतिबिंब कैसे बनती है, इन सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इस टॉपिक को या इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी कहते हैं। मतलब प्रकाशिकी के अंतर्गत ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन की जाएगी। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। प्रकाशिकी जो है प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाशिकी क्या हुआ समझ में आ गई, जिसमें प्रकाश की प्रकृति, उसके गुण और प्रतिबिंब कैसे बनती है, इन सब सारी चीजों के बारे में अध्ययन की जाएगी। प्रकाशिकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है, पहला हम ले सकते हैं इसको किरण प्रकाशिकी, और दूसरी हो सकती है तरंग प्रकाशिकी। ये दो चीजें आता है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। जैसे हम जानते हैं कि रात की जैसे स्थिति होती है तो कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। ठीक है, यदि हम सूर्य के प्रकाश ले या सुबह के समय ले या दिन के समय ले, मतलब हमारा कहने का अर्थ ये होता है कि रात में कोई भी वस्तु हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, लेकिन यदि किसी वस्तु को हम दिन में देखना चाहें तो वह हमको क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से हम उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश ऊर्जा के अन्य रूप के समान ही ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, और इसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब ये कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वह हमारे आंखों पर टकरा करके वापस आती है, तब हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगी तभी हम उस वस्तु को देख सकेंगे, है ना। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जब किसी भी वस्तु की सतह से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर जब आती है तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यह क्या कहलाती है, परावर्तन का गुण कहलाती है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके वापस होना, यही क्या चीज है, परावर्तन है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का गुण कहते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश के और भी गुण होती है, जैसे अपवर्तन का गुण हो गया, विवर्तन का गुण हो गया, व्यतिकरण का गुण हो गया, ध्रुवन का गुण हो गया, और प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण की घटनाएं घटित होती है, तो इन सारे चीजों के बारे में ही यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो प्रकाश ऊर्जा का जो स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान तक दो विधियों के माध्यम से होती है। एक होती है पदार्थों के स्थानांतरण के द्वारा। पहला हम टॉपिक ले सकते हैं पदार्थों के स्थानांतरण के द्वारा, और दूसरी जो होती है माध्यम में तरंगों के द्वारा। माध्यम में तरंगों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण इन्हीं दो विधियों के माध्यम से होती है। पहला विधि क्या लिया यहाँ पर, पदार्थों के स्थानांतरण के द्वारा प्रकाश का स्थानांतरण होता है, और दूसरा क्या लिया यहाँ पर, माध्यम में तरंगों के द्वारा प्रकाश का स्थानांतरण होता है। ठीक है, प्राचीन काल में जो प्लेटो था उनके अनुसार लोगों का यह मत था कि प्रकाश और वस्तु के बीच में ऐसी कुछ चीजें होती है, या आंख जैसे हम ले सकते हैं ना, किसी वस्तु को हम आंख से देखेंगे तो वस्तु और आंख के बीच में ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसे कुछ कंडीशंस होता है, ऐसा कुछ
तर्क जैसे होती है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अरस्तु ने भी यही बोला कि आँख से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसके कारण कोई भी वस्तु दिखाई देती है। लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी के आसपास प्रकाश की प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पहला होती है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति के संबंध में सिद्धांत। तो पहला हम क्या ले सकते हैं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। पहला लेंगे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अंतर्गत न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणिक के रूप में संचरित होती है। दूसरा होती है इसमें हाइगन का तरंग सिद्धांत। दूसरा टॉपिक ले सकते हैं इसमें हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश की प्रकृति के संबंध में मुख्य रूप से दो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पहला क्या लिया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और दूसरा क्या लिया, तरंग हाइगन का तरंग सिद्धांत। इसके अतिरिक्त प्रकाश की गुणों की व्याख्या करने के लिए और सिद्धांत हैं, जैसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत और आइंस्टीन और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के नाम से जिसको जानते हैं। तो ये जितने भी सिद्धांत जो निर्मित की गई, प्रकाश की जो गुण होती है आंशिक रूप से सभी घटनाओं को, प्रकाश की जो गुण होती है उसकी सभी घटनाओं को स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाती। इनमें से कोई भी हम यदि एक सिद्धांत की बात करें तो वह सिद्धांत प्रकाश की जितने भी उसकी गुण होती है उस गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। सारे सिद्धांत मिलकर के प्रकाश की गुणों की व्याख्या करती है। ठीक है, तो ये था प्रकाश की प्रकृति। मुख्य रूप से क्या हुआ, दो प्रकृति हुआ, एक प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होती है और दूसरा क्या हुआ, प्रकाश जो है तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, तो इन्हीं दो विधियों के माध्यम से या दो सिद्धांतों के माध्यम से प्रकाश की प्रकृति के संबंध में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकल करके दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, प्रकाश किरण एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के फलस्वरूप वहाँ पे जो चिकने सतह होती है उस चिकने सतह से टकरा करके वापस लौटना। क्लियर हो गया, चिकने सतह से टकरा करके वापस लौटना, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रकाश की परावर्तन की स्थिति को और यदि हम अच्छे से समझना चाहें तो एक डायग्राम या चित्र का सहारा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है, ये वाले सतह पॉलिश किया हुआ है और ये जो सतह है उसके नीचे की सतह ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। मतलब प्रकाश किरण इसी सतह से क्या होगी, परावर्तित होगी। क्लियर हो गया। तो हम चित्र बना के देखते हैं, जैसा ये हो गया, ये यहाँ पर PQ एक समतल पृष्ठ है, परावर्तित पृष्ठ है। इसमें हम ले सकते हैं A और इस वाले पॉइंट को हम ले सकते हैं O। ये हो गया B और इसको हम ले सकते हैं N। ठीक है, तो इस चित्र में ये कुछ कोण बना रही है, इसको हम कहते हैं I और इसको हम प्रदर्शित करते हैं R से। ठीक है, तो यहाँ पर इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहेंगे, पृष्ठ पर आने वाली जो किरणें होती है। क्लियर हो गया, पृष्ठ पर आने वाली किरणें को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। चित्र में इसको AO के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, अर्थात इसको हम कहेंगे
आपतित किरण। समझ में आ गया। दूसरा यहां पर हम लेते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली जो किरण होती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गई। तीसरा जो पॉइंट है, इस बिंदु को लेते हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब क्या हुआ? जिस बिंदु से किरण परावर्तित होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। जिस बिंदु से किरणें जो है परावर्तित होती है या अपने मार्ग से लौटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और उसको चित्र में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? O के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो इस वाले किरण को हमने क्या नाम दिया? परावर्तित किरण। इसको क्या नाम दिया? आपतन बिंदु। ठीक है। और आगे यहां पर लेते हैं चौथा पॉइंट, अभिलंब। अभिलंब की परिभाषा यहां पर दे सकते हैं कि परावर्तित पृष्ठ के जो आपतन बिंदु है ना, वहां से पृष्ठ के अभिलंबत जो खींची गई जो रेखा है उस रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। तो जैसे O और N है, ये क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। ठीक है। यहां पर दो कोण बन रहा है। पहला वाला जो कोण है I, इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको I के माध्यम से परिवर्तित किया गया है। और छठवां जो पॉइंट है वो क्या चीज है? परावर्तन कोण। इसको R के माध्यम से चित्र में प्रदर्शित किया गया है। आपतन कोण की क्या परिभाषा दे सकते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाली कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो परावर्तन की जो घटना है उसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अर्थात किसी पृष्ठ पर आपतित होने वाली किरण एक परावर्तक पृष्ठ से होकर के जब वापस लौटेगी तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। परावर्तन के अंतर्गत और यदि हम आगे के टॉपिक में समझना चाहें, परावर्तन के और क्या क्या प्रकार हो सकता है, आगे के टॉपिक लेते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है नियमित परावर्तन और दूसरी होती है अनियमित परावर्तन। पहला हम ले सकते हैं नियमित परावर्तन और दूसरी होती है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परावर्तन। नियमित परिवर्तन किसको कहेंगे? इसकी परिभाषा ये होती है कि प्रकाश किरणें जब तल से टकराती है, प्रकाश किरणें जब तल से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के समांतर क्या होती है? परावर्तित होती है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। यदि हम इसको चित्र में समझें तो यह मान लीजिए एक परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित हुआ और यहां से होकर के क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ठीक है। प्रकाश किरण पृष्ठ पर आपतित हुआ और इस बिंदु से होकर के क्या हो गई? परावर्तित हो गई। दूसरे प्रकाश किरण फिर यहां से पृष्ठ पर आपतित हुआ और एक निश्चित दिशा में पहले वाले जो परावर्तन
जो किरण है उसी किरण के समांतर यहाँ पर दूसरी वाले भी क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तीसरी प्रकाश किरण मान लीजिए फिर यहाँ पर आपतित होती है तो वो भी समांतर एक दूसरे के समांतर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो जब प्रकाश किरणें तल से टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में, ठीक है ना, एक निश्चित दिशा में क्या होती है, परावर्तित होती है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ये आने वाली किरणें हैं तो इस तरीके से इसको हम दर्शाएंगे, और ये परिवर्तित होने वाली किरणें हैं तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत होती है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन में जो आने वाली जो किरणें होती है उसकी परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, वो किसी भी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे चित्र में देख लें, ये प्रकाश किरण आया, परावर्तित हुआ, प्रकाश किरण क्या हुआ, यहाँ पर आपतित हुआ, आपतित होने के बाद में ये परावर्तित हो गया, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण मान ले जाए यहाँ से फिर आती है और ये इस तरीके से फिर परावर्तित होती है, तो इसकी दिशा निश्चित नहीं है, ये किसी भी दिशा में कहीं पर भी क्या हो जाती है, चले जाती है। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे हम चलते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम के लिए फिर हम जो चित्र लिए थे उस चित्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम दो प्रकार की होती है। पहला नियम इसमें यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितने अभिलंब के साथ में आपतित किरण जितने कोण बनाते हुए आपतित होगी उतनी ही कोण पर क्या हो जाती है, वह परावर्तित हो जाती है। मान लीजिए ये 30 अंश का कोण बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर जब परिवर्तित होगी तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बनने वाली कोण है वो भी कितने अंश की रहेगी, 30 अंश की रहेगी। समझ में आ रही है? मतलब क्या समझे कि आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण का संकेत इस तरीके से ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के क्या होती है, बराबर होती है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसमें ये कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है। तो इस तरीके से परावर्तन की घटना को समझाने के लिए दो नियम दिया। आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण से सभी लोग परिचित होंगे कि दर्पण क्या होती है ना। सभी लोग देखे होंगे कि दर्पण हम किसको कहते हैं। दर्पण सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके बनाई जाती है, जिसका एक पृष्ठ क्या रहता है, पॉलिश रहता है, दूसरे पृष्ठ क्या रहती है, चिकनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम व्यवहार में लेते हैं दर्पण को। ठीक, यदि हम इसको परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो साधारण रूप में वह सतह से जब प्रकाश किरण आपतित होने के बाद में लौटती है या वापस टकरा करके वापस लौटती है, तो इस प्रकार के जो पृष्ठ होती है उस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, और उसी परावर्तक पृष्ठ को दूसरी भाषा हम क्या कह सकते हैं, दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो सकती है। पहला हो सकता है समतल दर्पण, दूसरी हो सकती है गोली दर्पण, और तीसरी होती है परवलयाकार दर्पण।
समतल दर्पण, गोली दर्पण और परवलयाकार दर्पण। यदि हम इसको चित्र से समझना चाहें तो समतल दर्पण के लिए डायग्राम या चित्र ले सकते हैं। जैसे ये ले सकते हैं, यहाँ पर ये एक पृष्ठ है, ये पॉलिश किया हुआ है, नीचे की जो सतह है ना, उस नीचे की सतह में प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित होगी और वहां से क्या हो जाएगी, परावर्तन के फलस्वरूप वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण कुछ इस प्रकार की होती है, या इसमें यदि हम अभिलंब खींचे तो ऐसा भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर होती है गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच का जो गोला होता है ना, गोला क्या हो सकती है, ठोस भी हो सकती है और क्या हो सकती है, खोखली भी हो सकती है। तो मान लीजिए इस प्रकार की आकृति का है, ये कांच का एक गोला है, इस कांच के एक गोले के एक हिस्से को हम क्या कर दें, काट दें। ठीक है ना, तो इतने जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगी, गोली दर्पण कहलाएगी। अब ये गोली दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है अवतल और दूसरी क्या होती है, उत्तल। ठीक है, तो दोनों में भी डिफरेंस है कि अवतल गोली दर्पण किसको कहेंगे और उत्तल गोली दर्पण किसको कहेंगे। क्लियर हो गया। तीसरा यहाँ पर परवलयाकार दर्पण। तो एक परवलयाकार दर्पण को समझने से पहले यहाँ पे गोली दर्पण के बारे में एक बार और फोकस करते हैं। यहाँ पर इसकी जो आकृति होती है वो इस तरीके से ले सकते हैं, ये, और इसका जो ये पृष्ठ है ये क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। इसकी जो परावर्तक सतह ये होता है, यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, परावर्तक तल या सतह। ठीक, परवलयाकार दर्पण क्या होती है, इसकी आकृति कुछ इस तरीके से, ऐसा ज्यादा मुड़ा हुआ रहता है, ऐसा इसकी आकृति। ये पॉलिश किया हुआ तल है और ये वाले जो तल है वो क्या है, परावर्तक है, परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से समतल दर्पण में ये वाला जो है ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। गोली दर्पण में ये वाला तल परावर्तक पृष्ठ है और परवलयाकार दर्पण की आकृति कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये जो पृष्ठ दिख रहा है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इस तरीके से समतल दर्पण, गोली दर्पण और परवलयाकार दर्पण तीन प्रकार के दर्पण होती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होती है, या किसी भी वस्तु या बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब की परिभाषा से हम जानते हैं कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी बिंदु या वस्तु ले सकते हैं ना, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर एकत्रित होती है या जिस बिंदु से होकर के आती हुई प्रतीत होती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया। चूंकि वस्तु पर प्रकाश टकराने से असंख्य किरणें वहां से क्या होगी, परिवर्तित होगी, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति निर्मित करने के लिए या प्रतिबिंब की घटना को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकाश किरणें की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु रखी गई है, इस वस्तु का क्या प्राप्त करना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो इस वस्तु पर चूंकि प्रकाश किरणें एक साथ, बहुत सारे प्रकाश किरणें एक साथ क्या होगी, इस पर आपतित होगी और यहाँ से टकरा करके क्या होगा, परिवर्तित होगी। ठीक है, तो परिवर्तित होने के बाद में ये किस बिंदु पर आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु रखा हुआ है, तो यहाँ से लौटने वाली जितने भी किरणें हैं वो इस बिंदु पर एक साथ क्या होगा, एकत्रित होगा, इस तरीका से। समझ में आ रही है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा। समझ में आ गया। तो यही परिभाषा यहाँ पे दे रहे हैं कि किसी बिंदु या वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो वहां पर उस वस्तु या बिंदु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया। चूंकि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 या 3 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि यहाँ से असंख्य किरणें निकल रही है तो असंख्य किरणें की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 या 3 किरणों से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब
इसके भी अलग अलग प्रकार हो सकती है। तो सबसे पहला प्रकार लेते हैं यहाँ पर, 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो वस्तु से छोटी होती है और क्या होती है, उल्टी होती है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये, या दूसरे दर्पण से हम ले सकते हैं। चलिए एक गोली अवतल दर्पण लेते हैं। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये गोली दर्पण हो गया। यहां पर एक वस्तु रखी गई है ए बी। ठीक है, ए बी एक वस्तु रखी गई है। इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर क्या हुआ, आपतित हुआ और यहां से परिवर्तित होकर फोकस से होते हुए क्या होती है, गुजर जाती है। समझ में आ गया। दूसरे प्रकाश किरणें इसके जो वक्रता केंद्र है वहां से निकलेगी और दर्पण से टकराएगी। टकराने के फलस्वरूप ये उसी दिशा पर क्या हो जाती है, वापस भी लौट जाती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले जो परावर्तित किरण है और दूसरे वाले जो परिवर्तित किरण है एक बिंदु पर क्या हो रही है, यहाँ पर कट हो रही है। तो यहाँ पर इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए डैश, और ये क्या कहेंगे, बी डैश। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, ए डैश बी डैश पर, जो क्या है, वस्तु से उल्टी है। ठीक है, और वास्तविक है। क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इसको हम पर्दे पर क्या कर रहे हैं, प्राप्त करें, अर्थात जिधर वस्तु है उसी दिशा पर क्या, उसी तरफ क्या बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है। इस कारण ये क्या हुआ, वास्तविक हुआ। समझ में आ गया वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरी परिभाषा ये हम कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो परावर्तित होने वाले जो किरणें होती है वो प्रतिबिंब से होकर के गुजरती है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो किरणें आ रही है, ये आने वाली जो किरणें हैं ये भी इस बिंदु से होकर के गुजर रही है। यहाँ से भी ये किरणें गया और आने के बाद में यहाँ से दर्पण से फिर वापस टकरा करके उसी दिशा पे लौट रही है, मतलब इस बिंदु से होकर के गुजर रही है। समझ में आ रही है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूसरी परिभाषा यहाँ पर यह होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो परावर्तित किरणें होती है वो प्रतिबिंब से होकर के क्या होता है, गुजरता है। क्लियर हो गया। उल्टी होती है और वस्तु से क्या होती है, छोटी होती है। इसको हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चित्र से क्लियर हो गया। दूसरे यहाँ पर हम ले सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की क्या परिभाषा दे सकते हैं यहाँ पर, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तु से क्या होती है, बड़ी होती है और सीधी होती है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। चित्र में हम देखते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ये एक समतल दर्पण है। प्रकाश किरणें आपतित हुआ, दर्पण से टकराने के फलस्वरूप क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ठीक है। दूसरी प्रकाश किरणें आपतित हुआ, दर्पण से टकराने के फलस्वरूप क्या हो गई, परावर्तित हो गई। जब इन दोनों परावर्तित किरणें को जब हम पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं मतलब कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से, इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाएं, ये। ठीक है, तो दोनों जो किरणें वो इस बिंदु पर मिल रही है। समझ में आ रहा है। तो यहां से जो आने वाली जो किरणें हैं, परावर्तन के फलस्वरूप इधर वापस लौट गया। जब इस परावर्तित किरणें को जब पीछे की ओर बढ़ाएं तो वस्तु यहाँ पर जो रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, पर्दे के पीछे। समझ में आ रहा है ना, पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे मिल रही, इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे।
समझ में आ रहे हैं? तो ये है दोनों में, दोनों की परिभाषा, दोनों की डिफरेंस। और इसकी एक परिभाषा और देख सकते हैं कि ये तो हम यहाँ पर देख रहे थे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम जैसे परिभाषा से हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहते हैं जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और वस्तु का जैसे रखा हुआ है उससे जस्ट उल्टी बनती है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक गोली अवतल दर्पण रखा हुआ है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। ये भी एक वस्तु रखी गई है, इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो गया, जो दर्पण की जो फोकस है इसको हम कहेंगे एफ, इससे होकर के परावर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश किरण शीर्ष से निकली और इसकी जो वक्रता केंद्र है वहां से होते हुए दर्पण से टकराया, टकराने के फलस्वरूप वो उसी दिशा पर, जिस दिशा पे आ रही उसी दिशा पर वापस लौट गई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले जो परावर्तित किरण है और दूसरे वाले जो परावर्तित किरण है जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर होती है। दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसे देखें कि जैसे यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम यहाँ पर दे रहे हैं ओ। ठीक, ओ से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के फलस्वरूप ये कुछ कोण बनाते हुए क्या हो गया? परावर्तित हो गया। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण निकला, समतल दर्पण से टकराने के फलस्वरूप ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया। इस परावर्तित दोनों जो किरणें होती है उसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पर क्या बन रहा है? जिस बिंदु पर मिल रही है वहां पर इस वस्तु ओ का प्रतिबिंब क्या बन रही है? आई पर प्राप्त हो रही है। समझ में आ गया? तो इस तरीका से आभासी प्रतिबिंब क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यह पर्दे के जस्ट पीछे बन रहा है, वस्तु के विपरीत दिशा में बन रही है, इस कारण इसको हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में मुख्य अंतर क्या है? पहला टॉपिक क्या लेते हैं या पहला पॉइंट क्या लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु से उल्टी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से उल्टी होती है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सीधे में होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को जिधर वस्तु रखी रहती है उसी दिशा पर प्राप्त होती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों में अंतर है और दोनों को चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होती है? तो इसके लिए कुछ बिंदु लेते हैं, उसी बिंदु के आधार पर हम जानते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण से सभी लोग परिचित होंगे, जो हम घरों में अपनी चेहरा देखने के लिए जो उपयोग करते हैं उसी दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, ये कैसे दिखाई देती है, इससे सभी लोग परिचित होंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं कि समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब प्राप्त होती है तो उसमें क्या क्या स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब हमेशा या सदैव क्या रहेगी? आभासी होगी,
क्या होगी? आभासी होगी। ठीक है। दूसरी इसमें ले सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, जैसे वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब बनेगी। मतलब यदि वस्तु सीधी रखी गई है तो प्रतिबिंब भी कैसे बनेगी? सीधी बनेगी। ठीक। अगला बिंदु इसमें हम ले सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जो बने प्रतिबिंब है उसमें वस्तु के पार्श्व जो है बदल जाता है। वस्तु के पार्श्व बदलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण पे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक। यदि हम अपने दाएं हाथ को हिलाएं तो प्रतिबिंब में क्या प्रतीत होगा? बायां हाथ हिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? यदि हम अपने दाएं कान को छुएंगे तो प्रतिबिंब के अंदर क्या प्रतीत होगा कि बाएं कान को हम छू रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका अर्थ क्या होता है कि समतल दर्पण के द्वारा जो बने प्रतिबिंब है उसमें वस्तु की जो पार्श्व होती है वो क्या होता है? बदल जाता है। सभी लोग क्लियर किए होंगे? ठीक है। अगला बिंदु इसमें यह है कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है। ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे सामने दर्पण रखा हुआ है ना, मान लीजिए हम यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? मतलब दर्पण के सम्मुख जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूर पीछे वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया? अगला बिंदु है इसमें कि यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण, इसमें हम ये कह सकते हैं यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण के पृष्ठ को या परिवर्तित होने वाले पृष्ठ को थीटा कोण घुमाएं तो परिवर्तित होने वाली किरण कितने कोण घूम जाएगी? 2 थीटा कोण घूम जाती है। क्लियर हो गया? एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। आपतित किरण को स्थिर रखकर परावर्तक जो पृष्ठ होती है उसको यदि हम थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित जो किरणें हैं वो कितने कोण घूमेगी? 2 थीटा कोण घूम जाती है। ठीक है। तो ये कुछ 3-4 बिंदु होती है। इस 3-4 बिंदुओं के आधार पर ही समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उस प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है। तो घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं, अपनी चेहरा देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वही दर्पण क्या है? समतल दर्पण। ठीक। और इसके द्वारा जो प्रकाश की जो परिवर्तन की जो घटना अभी इसके पहले जो चित्र में समझाया गया था वो इसी दर्पण के माध्यम से बनती है। ठीक है। जिसको प्रयोगशाला में प्रयोग करके भी हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम चलेंगे दर्पण में ही दूसरा और ले सकते हैं उसके प्रकार, गोली दर्पण। गोली दर्पण, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण और तीसरा क्या? परवलयाकार दर्पण। ठीक है। तो दूसरे प्रकार में हम चलते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण की परिभाषा ये हम दे सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के ठोस गोला या खोखले गोले की किसी भाग को काटकर यदि उसके एक पृष्ठ मतलब आंतरिक क्या हो सकती है? बाह्य हो सकती है, पॉलिश कर दी जाती है, तो जो बिना पॉलिश किए हुए सतह होती है उससे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होती है। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। जैसे चित्र में देखें, ये ठोस या खोखला गोला हो सकती है, इसके एक भाग को काट दें यहाँ तक, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, यही क्या है? गोली दर्पण है। अब इसके 2 पृष्ठ है, ये बाह्य पृष्ठ, ये क्या है? आंतरिक पृष्ठ। तो यदि हम बाह्य पृष्ठ पर क्या कर दें? पॉलिश कर दें। क्लियर हो गई? तो आंतरिक पृष्ठ क्या होगी? परावर्तक पृष्ठ होगी, मतलब प्रकाश का परिवर्तन इस पृष्ठ से होगा, यहां से होगी। क्लियर हो गया? और यदि मान लीजिए हम इसको हम क्या कर देते हैं, यदि दूसरे में यदि हम काटें ये, ठीक है, इस पृष्ठ को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो परावर्तक पृष्ठ ये हो गया। तो प्रकाश का परिवर्तन कहां से होगा? इस पृष्ठ से होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 प्रकार के दर्पण बन रही है। पहला वाला इस प्रकार का मुड़ा हुआ है, दूसरा वाला भी इस तरीके से मुड़ा हुआ है, लेकिन जो पॉलिश जो किए हैं वो तल बदल गया है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो गोली दर्पण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या ले सकते हैं यहाँ पर? अवतल गोली दर्पण। इसकी आकृति
ये हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो तल है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। अर्थात इसकी पहचान क्या है कि आंतरिक जो पृष्ठ है उससे क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि बीच से दबा हुआ है। इसकी पहचान क्या है गोली दर्पण की, अवतल गोली दर्पण की, जो बीच होती है या मध्य होती है उससे क्या है, दबा हुआ होता है, या उसका पृष्ठ जो है क्या होता है, दबा हुआ होता है। इस प्रकार हम अवतल दर्पण की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार इसमें हम क्या लेंगे, उत्तल गोली दर्पण। उत्तल गोली दर्पण की आकृति, इसके जो आंतरिक पृष्ठ है ये, इसमें पॉलिश कर देते हैं तो बाह्य पृष्ठ से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब इसकी जो पृष्ठ होती है वो क्या होती है, उभरी हुई होती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से गोली दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक अवतल गोली दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल गोली दर्पण। दोनों की पहचान यहाँ चित्र से भी दिख रही है कि अवतल गोली दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, लेकिन उत्तल गोली दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो क्या होती है, उभरी हुई होती है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है, दोनों की पहचान है। हम उसको छू करके भी देख सकते हैं और प्रतिबिंब जैसे आगे हम देखेंगे प्रतिबिंब के माध्यम से भी हम उसको पहचान कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण की परिभाषा, गोली दर्पण की परिभाषा, और चित्र के माध्यम से उसको समझें। ठीक, आगे आप देखेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होती है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। इसमें इसकी परिभाषा को समझने के लिए हम चित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, अवतल दर्पण है, और यहाँ पर ये जो चित्र दिख रही है वो क्या है, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, इसमें ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं P। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ध्रुव, जिसको P से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ध्रुव क्या होती है इसको हम देख लें। यहाँ पर इसकी परिभाषा में ध्रुव किसको कहते हैं, तो दर्पण के जो मध्य बिंदु होती है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर भी वही चीजें हैं, P, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, जिसको किसके माध्यम से दर्शाया गया है, P के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। क्लियर हो गया। दूसरा इसमें आता है वक्रता केंद्र, इसको हम C से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें वक्रता केंद्र की जो परिभाषा होगी, क्या दे सकते हैं कि वक्रता केंद्र की परिभाषा में यहाँ पे देखेंगे कि गोली दर्पण जो गोला है यहाँ पर, उस गोले का जो केंद्र होगी, ठीक है ना, गोले का केंद्र, वही केंद्र क्या कहलाती है, गोली दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाती है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर इतने आकार का क्या लिया गया, गोला लिया गया, तो इस गोले का केंद्र ये होगा ना। ठीक है, तो यही जो केंद्र होगी इस दर्पण के लिए भी क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र कहलाएगी। क्लियर हो गया। तीसरा टॉपिक इसमें लेते हैं, या तीसरा बिंदु लेते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की परिभाषा ये है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा है, ये यहाँ पर भी वही चीजें हैं,
वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया। चौथा है इसमें मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे, इसी चित्र में हम ले सकते हैं कि यदि किरणें जो है समांतर क्या हो रही है, मुख्य के समांतर किरणें आपतित हो रही है। अपवर्तन के यहाँ पर जब दर्पण से टकराएगी तो दर्पण के टकराने के बाद में क्या होगा, उसका परावर्तन होगा। तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। यहाँ से टकराने के बाद में ये भी किधर गुजरा, फोकस से होकर के गुजरा। ठीक है, तो किस बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष की किसी बिंदु पर मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। तो क्या परिभाषा हुआ इसका मुख्य फोकस का, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो किरणें हैं दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको एफ के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये जो होगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस कहलाएगी। समझ में आ गया। अगला इसमें हम इसकी ले सकते हैं वक्रता त्रिज्या। पांचवा बिंदु है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा वही है कि गोले की जो त्रिज्या होगी दर्पण के लिए वही क्या कहलाएगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब जैसे ये से इसकी केंद्र है, यदि मान लीजिए इतनी दूरी की त्रिज्या लेकर के हम क्या खींचे, एक गोला खींचे, तो इस प्रकार की आकृति बनेगा। ठीक, तो गोले का जो त्रिज्या है वही त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ध्रुव हो गई, वक्रता केंद्र हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस हो गई, और क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इस परिभाषा को समझने के बाद या इसको अच्छे ढंग से याद करने के बाद ही हम गोली दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगी, इस प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं या समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज इसके गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा के बारे में यहाँ तक अध्ययन किया। अगला जो टॉपिक होगा या अगला जो पीरियड होगी उसमें दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू। बच्चों, हम देख रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में जो किरण आरेख बताया गया था, उस किरण आरेख में उस थोड़ी सी त्रुटि है, उस त्रुटि को यहाँ पे सुधार करते हैं। क्योंकि हम प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा ये देख रहे थे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से निकल करके दूसरे माध्यम के किसी चिकने या चमकदार सतह पर आपतित होती है तो उस किरण का अधिकांश भाग उसी दिशा पे वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए किरण आरेख बनाया गया था, उसमें त्रुटि है, उसको यहाँ पे सुधारते हैं। ये हमारे पास एक चिकना समतल दर्पण रखा हुआ है, इसमें हम इसका नाम दे देते हैं एम और एन। यहाँ से हम इस पर अभिलंब डालें, ये हो गया ओ बिंदु। ये तीर का संकेत नहीं बताया गया था, उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जितने अंश के कोण बनाते हुए प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित होगी, इसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में उतने ही अंश के कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपतन कोण आई है तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण आर। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। ये जो है ये हो जाएगा अभिलंब। यहाँ पर आपतन कोण बराबर आई है और अपवर्तन
कोण, इसको परावर्तन कोण लिखेंगे बराबर कोण आर। ये वाला जो बिंदु है इसको हम कह सकते हैं आपतन बिंदु। तो इस तरीके से ये तीर का चिन्ह ये बता रही है कि प्रकाश किरण आई आपतन कोण से आपतन बिंदु पर आपतित होती है, उसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में उतने ही अंश का कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी में एक दूसरा है इसके जो नियम में प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें हम दूसरा नियम बता रहे थे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन में क्या होती है, आपतित प्रकाश किरण किसी खुरदरे तल से क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। तो उसके लिए जो चित्र बनाया गया था उसमें त्रुटि था। तो यहाँ पर जो चित्र बनाएंगे वो इस प्रकार कैसा खुरदरे तल लेंगे, ऐसा खुरदरे सतह लिया जा सकता है। तो इसमें प्रकाश किरण इस प्रकार क्या होती है, आपतित होती है। ये आपतित होने के फलस्वरूप चूंकि यहाँ पे जो तल है वह खुरदरा है, ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसमें जो परावर्तन होता है वो भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, एक दूसरे के समांतर नहीं रहती, कहीं भी फैल जाएगी। जैसे ये इस तरीके से ऐसा कोई भी दिशा में ऐसा फैल जाता है। इस प्रकार के जो परावर्तन होंगे उसको हम कहेंगे अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन कही जाएगी। तो पहले वाले चित्र में यहाँ पे देखेंगे जो तल था वो क्या था, एक समांतर ऐसा चिकना तल बताया गया था, उसको सुधारते हुए यहाँ पे खुरदरे तल बनाएंगे। ठीक।